Okay, so I think recording is up to start. Okay, so starting with the overall, training contents. So यहाँ पे लगभग हम 30-40 प्लस AWS की सर्विसेज कवर करेंगे और ये वो सर्विसेज होंगी जो कि मेजॉरिटी ऑफ सर्विसेज जहाँ पे हम ऑन डेली बेसिस काम करते हैं कि EC2 सर्वर्स पे कैसे काम करेंगे, डाउनग्रेड, अपग्रेड, माइग्रेशंस वगैरह ये सब चीज़ें, BPC वगैरह पे, इलास्टिक IP, ऑटो स्केलिंग, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ कवर की हुई हैं AWS की सर्विसेज। अपार्ट फ्रॉम दैट हम काम करेंगे विंडोज़ पे, लिनक्स पे, जो कि यहाँ पे नीचे हमने कवर की हुई हैं। क्लाउड फॉर्मेशन पे, बीन स्टॉक पे, ये डेवऑप्स की सर्विसेज हैं। वर्क ईमेल, वर्क डॉक्स, है ना, माइक्रोसॉफ्ट SQL, MySQL, वेब एप्लीकेशन और इसके अलावा जेनकिंस, ये सारी चीज़ों पे, है ना। तो इन सारी चीज़ों पे हम काम करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो कि हमने यहाँ मेंशन नहीं की हुई हैं, दैट इज मोर ऑन सिक्योरिटी, तो वो भी हम कवर करेंगे। सो टू स्टार्ट विथ हम कुछ 10 से 15 मिनट, आधे घंटे का टाइम स्पेंड करेंगे बेसिक इंफॉर्मेशन पे, एंड देन विल स्टार्ट विथ अ डेमो। ओके, सो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन, व्हाट इज AWS? So basically AWS is a cloud platform that provides us compute, databases, storage, edge locations, or other functionality that help any business to scale up and grow. So AWS currently have around 230 plus services that include infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service और service as a service. So basically किसी भी अगर हम क्लाउड प्लेटफॉर्म की बात करूं तो वो 3 ही मॉडल पे काम करता है। अब what are these platform? So this is infrastructure as a service, again platform and software. So बात करते हैं कि अगर जो सर्वर्स हैं वो AWS की बजाय अगर हम ऑन प्रेमाइज में मैनेज करें, ऑन प्रेमाइज इन द सेंस लोकल डेटा सेंटर में, तो हमारी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी? क्योंकि जब भी आप किसी के साथ काम करते हैं, दो से अधिक लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो वहां ये हमें इंश्योर करना होता है कि किस पर्सन की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, अदरवाइज देयर विल बी अ गैप ऑलवेज। सो हम यहाँ बात करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बात कर रहे हैं हम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस की, एंड देन सॉरी ऑन प्रेमाइज की। तो यहाँ पे नेटवर्क, स्टोरेज, फिजिकल सर्वर, वर्चुअलाइजेशन, OS, देन मिडलवेयर, रन टाइम, डेटा एंड एप्लीकेशन, हर एक चीज को मैनेज करना हमारा काम होता है। द रीजन इज कि अगर एक लैपटॉप हमने घर पे लाके रख दिया और उस पर अगर हमें इंटरनेट चलाना है, उस पर हार्ड डिस्क लगानी है, वर्चुअलाइजेशन करनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, या कोई पैकेज इंस्टॉल करनी है, मिडलवेयर इज समथिंग लाइक जहाँ पे PHP, MyAdmin, एप्लीकेशन, डेटाबेस, इंस्टॉलेशन वगैरह पार्ट एंड देयर डिपेंडेंसीज, देन एक्चुअल डेटा इन योर एप्लीकेशन। सो ये सब चीजों की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी होती है ना। लेकिन जब हम क्लाउड पे मूव होते हैं, क्लाउड इन द सेंस एनी, इट कुड बी लाइक AWS, Azure, Google और एनी अदर, तो जैसे ही हम अपने डेटा को क्लाउड पे मूव करते हैं तो जो फिजिकल नेटवर्किंग हो रखी होती है, फिजिकल स्टोरेज, फिजिकल सर्वर, एंड देन सर्वर के अंदर वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन मतलब हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर इज ए टेक्नोलॉजी जो कि एक फिजिकल हार्डवेयर को वर्चुअल हार्डवेयर में कन्वर्ट करती है, दैट इज कॉल्ड हाइपरवाइजर, है ना। तो इन सब की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो भी क्लाउड प्रोवाइडर है उसकी हो जाती है। वी डू नॉट टेक केयर अबाउट द फिजिकल हार्डवेयर की ये 5 साल से पुराना हार्डवेयर हो गया है या कैसे भी, तो उन सब की रेस्पॉन्सिबिलिटी AWS की होती है या जो भी क्लाउड प्रोवाइडर है उसकी होती है। हमें सिर्फ ये देखना होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा इंस्टॉल करना है, उसमें कौन से पैकेज इंस्टॉल करने हैं, कौन सा रन टाइम यानी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है, क्या डेटा हमें उस पर अपलोड करना है, कौन सी एप्लीकेशन अपलोड करनी है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी आ जाती है। जब हम प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में जाते हैं
तो वहां पे OS डिपेंडेंसीज ये भी एक क्लाउड प्रोवाइडर की हो जाती है, सिर्फ हमें हमारा डेटा मेंटेन करना होता है, एप्लीकेशन कोड एंड डेटाबेस बैकअप, दैट्स इट। लेकिन जब हम सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में जाते हैं तो मोस्टली सारी चीजें क्लाउड प्रोवाइडर देखता है, सिर्फ कस्टमर का जो डेटा होता है दैट वी नीड टू टेक केयर। तो अगर मैं इसका एग्जांपल दूं आपको, तो इसका एक एग्जांपल हो जाएगा जैसे ऑफिस 365, जहां से हमें ईमेल वगैरह मिलता है, या जीमेल ले लीजिए। तो जीमेल में क्या है कि सब कुछ AWS क्लाउड प्रोवाइडर आपको देता है, सिर्फ आपका जो डेटा है आप उसको टेक केयर करते हैं। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में जैसे एक सर्विस है बीन स्टॉक, जहां पे आप क्या करते हैं, सिर्फ एप्लीकेशन कोड और डेटाबेस बैकअप अपलोड करते हैं, एंड रेस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिक जो भी क्लाउड प्रोवाइडर है वो मैनेज करता है। जस्ट अ सेकेंड प्लीज। Okay, so next is service model. सर्विस मॉडल इन द सेंस कि जो अलग हमने बात करी अभी, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, है ना, तो उन्हीं में अगर मैं AWS को रिलेट करूं, तो जैसे ब्लू जो है वो कस्टमर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये जो ऑरेंज है वो AWS की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैंने उन्हीं को थोड़ा सा अलग अलग किया। जैसे जब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस की, तो AWS की सर्विस है EC2 यानी इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। तो उसमें ये सारी चीजें हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, लाइक सर्वर बनाना कि कौन सा OS रहेगा, क्या हम इंस्टॉल करेंगे, उसमें क्या लोकल फायरवॉल हम मैनेज करेंगे, लोकल फायरवॉल इन द सेंस सॉफ्टवेयर फायरवॉल, एंड देन कौन सा एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, कस्टमर डेटा क्या है। तो ये सब AWS की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। जब हम जाते हैं सर्विस मॉडल में, दूसरा हमने बताया था प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, तो उसमें कंटेनर भी आ जाता है एक्चुअली, है ना। तो उसमें सिर्फ कुछ पोर्शन हमें देखना होता है, एप्लीकेशन एंड डेटाबेस, एंड रेस्ट AWS देखता है। इसके बाद एक अलग होता है दैट इज कॉल्ड मैनेज सर्विसेज, और यू कैन से सर्विस एज ए सर्विस। तो इसमें ज्यादातर चीजें जो है AWS देखता है, सिर्फ हमें क्लाइंट साइड इंक्रिप्शन और कस्टमर डेटा को मैनेज करना होता है। सो बेसिकली ये हमने सर्विस से मैप करके आपको बताया है ना। तो समथिंग लाइक, सो दिस इज द सेम जो हमने अर्लियर स्लाइड में दिखाया था। अब यहाँ पे कुछ हम बात करते हैं डिफरेंस की, कि जब हम क्लाउड और ऑन प्रेमाइज पे क्यों, जैसे जब भी हमारा कोई इन्वायरमेंट है लोकल में है, लोकल डेटा सेंटर में है, और हम AWS पे जाना चाहते हैं या किसी भी क्लाउड पे जाना चाहते हैं, तो वो हमारे लिए बेनिफिट कहाँ पे होता है, क्यों बेनिफिशियरी होता है, एंड देन क्यों हम वहाँ पे जाएं। तो उसका एक यहाँ पे हमने एग्जांपल और यू कैन से डिफरेंस बताए हैं कि जब आप ऑन प्रेमाइज में होते हैं, तो अगर आप कोई भी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। क्यों? द रीज़न इज कि जब आप ऑन प्रेमाइज यानी जो लोकल डेटा सेंटर है वहाँ पे कोई भी सेटअप लगाते हैं, तो सबसे पहले आपको फिजिकल सर्वर को परचेज करना पड़ेगा, फिर लोकल नेटवर्क सेटअप करना पड़ेगा, फायरवॉल सेटअप करनी पड़ेंगी, लाइट AC बैकअप आपको मेंटेन करना पड़ेगा। वेयर जबकि आप जब क्लाउड पे जाते हो तो इन सारी चीज़ों की कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है। यू डू नॉट वांट नीड टू सेटअप एनी physical firewall, or you do not need to purchase the physical server, or neither you have to worry about the electricity backup or AC and cooling, है ना। तो ये सारे बेनिफिट हैं, है ना। ऑन प्रोमाइज में आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल होना जरूरी है, कोर टेक्निकल, जबकि क्लाउड में आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है। जब आप इन्वायरमेंट को अपग्रेड करते हो ऑन प्रोमाइज में, तो ये काफी कॉस्टली होता है। अपग्रेड इन द सेंस आपको फिजिकल सर्वर्स को एक्सचेंज करना होता है, बदलना होता है ना, या उनके हार्डवेयर इन द सेंस रैम और डिस्क को चेंज करना होता है।
जबकि इस तरह की कोई भी डिपेंडेंसी क्लाउड में नहीं होती है। और चूंकि जब आप लोकल इन्वायरमेंट में सेटअप करते हैं तो आपको डे वन पे ही बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। द रीजन इज कि आपको अगले 5 साल के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट बनाना होता है। बट क्लाउड में यू डू नॉट वरी अबाउट द कि साइज क्या रखना है। द रीजन इज कि यहाँ पे जितना भी आपको यूज करना है ना, ऑन डिमांड आप परचेज कर सकते हो। इफ यू डू नॉट वांट टू those resources, you can reduce the size of servers at any point of time, है ना। तो ये कॉस्ट बेनिफिट्स होते हैं क्लाउड पे। सो हियर इज सम कंप्लायंस, जो कि जैसे ही आप AWS पे अपना एनवायरनमेंट मूव करते हैं, आपको बाय डिफॉल्ट ये सारे कंप्लायंस मिल जाते हैं, राइट। सो देन अगेन ये सेम पीपीटी आ गई, जहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं कि ओवरऑल इसमें 250 प्लस AWS पे सर्विसेज हैं, अराउंड 28 जियोग्राफिकल लोकेशंस हैं, 104 एज लोकेशंस हैं, एंड अप्रॉक्स 230 प्लस एज लोकेशंस हैं, 100 प्लस डायरेक्ट कनेक्ट लोकेशंस। सो दीज आर द, आई मीन यू कैन से जियोग्राफिकल एरिया, है ना। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि क्लाउड में जो सर्विसेज हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। तो क्लाउड में सर्विसेज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। प्रिंसिपल भी 3 होते हैं, कैटेगरी भी 3 होती है। प्रिंसिपल 3 कौन से थे? डिप्लॉयमेंट, जिसमें हमने बात करी थी। सो बेसिकली हम यहाँ 3 चीजों को कंसिडर करेंगे। नंबर 1, क्लाउड कितने प्रिंसिपल पे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो वो हमने बताई थी 3: इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, राइट। उसके बाद में इसकी क्या क्या जो सर्विसेज होती हैं क्लाउड में, वो कितनी कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं, तो वो भी 3 कैटेगरी में होती हैं। क्या? रीजनल सर्विसेज। सो बेसिकली यहाँ पे 3 ग्लोबल सर्विसेज होती हैं कुछ, जो कि एक अकाउंट में बनाते हैं, तो वो पूरे अकाउंट के लिए एक ही होती हैं। तो ग्लोबल सर्विसेज, रीजनल सर्विसेज एंड अवेलेबिलिटी जोन वाइज सर्विसेज। सो बेसिकली 3 कैटेगरी होती हैं। एक तो ग्लोबल, ग्लोबल इन द सेंस कि अगर आपने AWS अकाउंट में कोई भी एक सर्विस बनाई, तो आप किसी भी रीजन में काम करें तो वो सभी जगह एक ही होगी। जैसे IAM यूजर, DNS, है ना। इसी तरह से रीजनल सर्विसेज वो सर्विसेज हैं जो स्पेसिफिक एक रीजन में काम करेंगी। अगर आपने उस सर्विस को मुंबई में क्रिएट किया है तो वो सर्विस आपको मुंबई लोकेशन में ही दिखेगी। मतलब नो डाउट, अगर आपने अपना सर्वर मुंबई में सेटअप किया है तो वेबसाइट आपकी दुनिया के किसी भी लोकेशन से, आई मीन, आपको ओपन कर पाओगे ब्राउजर पे। बट यहाँ हम बात करते हैं फिजिकल सेटअप की, है ना, कि अगर हम मुंबई में सर्वर सेटअप करेंगे मुंबई रीजन में, तो इट मीन्स कि अगर मुंबई में कोई फ्लड आ गया या कुछ और प्रॉब्लम हुई, लाइट को लेके कुछ इश्यूज हुए उस रीजन में, तो आपका वहाँ का सर्विसेज जो है वो इम्पैक्ट होंगी, क्योंकि वो स्पेसिफिक रीजन से रिलेटेड है। इसके अलावा कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो कि एक फिजिकल लोकेशन पर होती हैं। जैसे रीजन हो गया हमारा मुंबई, तो मुंबई के अंदर 2 एजीज हैं, फिर बाद में 3 एजीज हुए, है ना। इस समय करंट में 3 एजीज हैं। एजी इन द सेंस फिजिकल लोकेशन ऑफ क्लस्टर ऑफ डेटा सेंटर। सो बेसिकली मुंबई के अंदर 3 लोकेशन हैं जो कि एक दूसरे से अप्रॉक्स 100 माइल्स के डिफरेंस में है, समथिंग लाइक दिस दिस एंड दिस। ये रीजन मुंबई है फॉर एग्जांपल, बट इसमें 3 लोकेशन हैं जो किसी को नहीं पता कहाँ है। एंड देन वहां पे ग्रुप ऑफ डेटा सेंटर 1, ग्रुप ऑफ डेटा सेंटर 2 एंड ग्रुप ऑफ डेटा सेंटर 3, यू कैन से क्लस्टर डेटा सेंटर, एंड तीनों एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो अगर आपने कोई सर्विस इस डेटा सेंटर में बनाई है और इस डेटा सेंटर में कोई इम्पैक्ट आया, तो फिर वो वहां पे चीजें हैम्पर होंगी। तो जनरली रिकमेंडेड कि आप 2 या 2 से अधिक एजी में अपने एनवायरनमेंट डिप्लॉय करो इफ योर सर्विसेज आर क्रिटिकल, है ना। सो हमने बात करी कैटेगरी की, तो कैटेगरी होती है 3: ग्लोबल सर्विसेज, रीजनल सर्विसेज एंड एजी सर्विसेज, ठीक है। फिर इसी में एक चीज और आता है,
डिप्लॉयमेंट मेथड, डिप्लॉयमेंट मेथड इन द सेंस कि आपने जो भी सेटअप किया हुआ है एनवायरनमेंट वो किस तरह से किया हुआ है। तो एक होता है पब्लिक, दूसरा होता है प्राइवेट, तीसरा होता है हाइब्रिड, है ना। पब्लिक इन द सेंस कि आपने किसी भी क्लाउड में जाके अपने एनवायरनमेंट को रेडी कर दिया, आई मीन सेटअप कर दिया, तो दैट इज पब्लिक। प्राइवेट इट मीन्स कि आपने अपने ऑफिस में एक सर्वर रखा एंड देन वहां पे कोई सर्विसेज को डिप्लॉय कर दिया। एंड थर्ड वन इज हाइब्रिड, जहाँ कुछ पोर्शन आपका ऑन प्रेमाइस है और कुछ पोर्शन आपका क्लाउड पे है। तो क्लाउड के जो प्रिंसिपल्स, आई मीन ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो यही है। नंबर एक प्रिंसिपल, क्लाउड प्रिंसिपल की जो भी सर्विसेज डिप्लॉय होती हैं वो किस प्रिंसिपल के बेस पे डिप्लॉय होती हैं, सर्विस को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और उनको डिप्लॉय करने का मेथड क्या है, डिप्लॉयमेंट मेथड। सो ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। मैं यहाँ पे आपको एक बार लिख के भी दिखा देता हूँ कि हमने किन किन चीज़ों पे बात करी है। तो सबसे पहले जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो यहाँ पे हम एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात करी क्लाउड प्रिंसिपल, ठीक है, क्लाउड प्रिंसिपल जिसमें हमने बात करी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। उसके बाद हमने बात करी क्लाउड प्रिंसिपल के बाद में आई मीन सर्विस कैटेगरी, है ना, यू कैन से AWS ग्लोबल सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। तो क्लाउड सर्विसेज कैटेगरी, तो कैटेगरी आपकी कैसी होती है, ग्लोबल सर्विसेज एंड देन रीजनल सर्विसेज, ठीक है, एंड देन एज लोकेशन सर्विसेज, ठीक है। सो एंड थर्ड वन इज आपका रह गया कि डिप्लॉयमेंट मेथड, है ना, क्लाउड डिलीवरी मेथड, है ना। तो इसमें आपका आ जाएगा नंबर एक प्राइवेट, दूसरा पब्लिक एंड थर्ड वन इज हाइब्रिड। अच्छा, यहां तक किसी को कोई डाउट? हेलो स्मृति मैम, अभिनव, हाँ जी, कोई डाउट नहीं। हेलो, हेलो, हाँ, यहाँ तक किसी भी तरह का कोई डाउट, कोई क्वेरी? क्लियर क्लियर, सॉरी, गॉट इट, कोई डाउट नहीं है। हाँ हाँ, तो सिंपल सा था कि क्लाउड क्या है। सो क्लाउड इज बेसिकली अ क्लाउड प्लेट, सॉरी, AWS इज ए जस्ट क्लाउड प्लेटफॉर्म जहाँ पे हमें वेरियस टाइप की IT सर्विसेज ऑन डिमांड मिलती हैं, है ना। एंड देन फिर ये था कि क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या कैटेगरीज हैं और क्या डिलीवरी मॉडल है। तो ये सभी के लिए कॉमन है। अगर आप GCP की बात करो, गूगल की बात करो तो यही रहेगा, एज्यूर की बात करो तो भी यही रहेगा, या कोई फोर्थ वन एज वेल, तो ये सारी चीजें सेम रहेंगी। ओके, सो अब हम सेम चीज को यहाँ दिखा रहे हैं कि ग्लोबल सर्विसेज क्या हैं। तो ग्लोबल सर्विसेज समथिंग लाइक IAM, DNS, Route 53 and CloudFront. So these are the global services. Regional services, regional services like S3, DynamoDB, Cloud Search, Load Balancer. These are the regional services. And कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो कि पर्टिकुलर किसी एक डेटा सेंटर में ही डिप्लॉय की जा सकती हैं। यस प्लीज। Sir, if AWS and Azure and cloud में same things हैं, so how to differentiate between these two? Why we are choosing AWS? राइट, इसका आंसर नेक्स्ट PPTs में है, मैं अभी आपको देता हूँ।
ठीक है। सो देन बात हम करते हैं AG सर्विसेज। सो AG सर्विसेज में लाइक EC2 इन द सेंस जो अभी आपका सर्वर है उसका वॉल्यूम्स हैं। तो दीज आर द सर्विसेज दैट डिप्लॉय इन ए पर्टिकुलर डेटा सेंटर ओनली। कुछ ऐसी होती हैं कि जो दो डेटा सेंटर के बीच में काम करती हैं, दैट इज कॉल्ड रीजनल सर्विसेज। और कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं कि जो ग्लोबली काम करती हैं, दैट इज दिस वन। ओके, अभी हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे हम आपको आंसर देने जा रहे हैं व्हाई वी चूज AWS. So this is Gartner report. So Gartner is you can say a company, a organization जो कि मेजर करता है क्लाउड सर्विसेज को वेरियस पैरामीटर पे एंड देन उनको एक रैंक देता है। समथिंग लाइक जैसे ऑफिस की क्वालिटीज वगैरह को मेजर करने के लिए ISO सर्टिफिकेट हम लेते हैं, तो इसी तरह से क्लाउड सर्विसेज को मेजर करने के लिए हम इस तरह की चीजों को देखते हैं। ओके, सो अगर आप यहाँ देखते हैं AWS, so this is the I think 2018. So AWS was here. उससे पहले like Microsoft and Google. So who is on number 1? AWS. So if someone recommend कि आप किस cloud platform के साथ जाना चाहेंगे, are you recommending for Alibaba Cloud or Oracle Cloud or Google? So definitely you will choose number 1. And this is for year 2018 and 19. ये 18 का है, ये 19 का है. Here is AWS. The gap is here, gap is some lesser, but here gap is huge. In 1920, so this is the same, and then here you can see the gap. And you can also see there is, very good progress in Google platform, Google Cloud. However, there is a, you can say some downgrade fall, yeah, downfall on Microsoft. And here we have 2020 and 21. So this is answer of your query why we choose AWS, because AWS is the, number 1 cloud platform in the world. It has as much edge services. You can say the overall number of server अगर हम इसकी बात करें तो बाकी जितने भी क्लाउड हैं उन सबकी ओवरऑल एसेट और इसके एसेट अप्रॉक्स बराबर हैं। नंबर 1। नंबर 2 कि AWS के पास नंबर ऑफ सर्विसेज बहुत ज्यादा हैं और AWS का जो मॉडल है वो क्या है कि सबसे पहले एक रीजन के अंदर मल्टीपल एजीज और उसके अंदर मल्टीपल एज लोकेशंस, इस तरह से काम करता है। माइक्रोसॉफ्ट अगर इंडिया के अंदर मान लीजिए उसकी 2 एज लोकेशन है तो उसको 2 रीजन मान लेता है एजी को, लेकिन AWS ऐसा नहीं करता है। तो इसीलिए एक ये भी ड्रॉबैक है कि माइक्रोसॉफ्ट में डाउन टाइम ज्यादा होता है, क्योंकि अगर एक एजी उसका डाउन होता है तो उस वहां की जितनी भी सर्विसेज हैं वो इम्पैक्ट करती हैं। लेकिन AWS में क्या है कि वो एजी को एक रीजन के अंदर मानता है। इट मींस कि वो हर एक चीज की 2 या 2 से ज्यादा उनका HA लेके चलता है, हाई अवेलेबिलिटी लेके चलता है। सो गूगल और AWS का जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल है वो सिमिलर है, बट एज्योर का थोड़ा सा अलग है। तो दैट्स द रीजन कि यहाँ एज्योर में डाउन टाइम ज्यादा आता है। एज्योर मार्केट में है बिकॉज ही ऑन्स विंडोज लाइसेंसेस, है ना। तो विंडोज लाइसेंसेस की वजह से, ऑफिस 365 के लाइसेंस की वजह से काफी सारी उसे सर्विसेज मिलती हैं। तो दैट्स द रीजन कि वो मार्केट में हैं। अदरवाइज आप देखेंगे कि पहले अलीबाबा क्लाउड बिल्कुल नीचे था। टेंसेंट क्लाउड शायद आपने नाम ना सुना हो, बट मैं आपको बता दूं कि जो टिकटॉक एप्लीकेशन आई थी, है ना, अगर आप यहाँ देखेंगे थोड़ा सा पहले तो यहाँ टेंसेंट कहीं भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। इट इंट्रोड्यूस इन 2020 एंड देन
IBM से ऊपर तो नहीं, बट लगभग बराबर है। सो जो टिकटॉक एप्लीकेशन थी बेसिकली यहाँ पे ही होस्टेड थी, एंड देन लोगों ने इसे जानना शुरू किया। एंड देन हियर इज सम सर्विसेज जो कि हम AWS में देखते हैं। सो मैंने सारी सर्विसेज नहीं लिखा, बट हाँ कुछ बेसिक सर्विसेज को यहाँ लिख दिया है। सो इन कंप्यूट वी हैव EC2s, ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसर, BPC वगैरह। सम इन स्टोरेज में, डेटाबेसेस में, कुछ नेटवर्क में, कुछ एनालिटिक्स सर्विस हैं, कुछ मोबाइल की सर्विसेज, कुछ डेवलपर टूल किट्स, कुछ मैनेजमेंट टूल्स, सिक्योरिटी से रिलेटेड, एप्लीकेशन से रिलेटेड। तो इस तरह की सर्विसेज हैं AWS में, जो कि हर कैटेगरी के लिए मल्टीपल सर्विसेज हैं। तो ओवरऑल 250 प्लस सर्विसेज हैं, बट यहाँ जस्ट मैंने आपको कुछ सर्विसेज का डेमो दिया था। एंड हियर यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले BPC की, क्योंकि यही एक ऐसी सर्विस है जब भी हम किसी भी क्लाउड में जाते हैं तो बेसलाइन नेटवर्क की बात करते हैं, एंड देन फिर हम बाकी सारी चीज़ों पे आगे काम कर पाते हैं। तो कभी भी जब हम क्लाउड की बात करते हैं तो सबसे पहले बेसलाइन नेटवर्क की बात करते हैं, क्योंकि अगर बेसलाइन नेटवर्क ओके नहीं है तो हम ये चीज़ें नहीं कर पाते हैं डेफिनेटली। सो इन सब चीज़ों को कराने से पहले मैं एक छोटा सा डायग्राम दिखाता हूँ, एंड देन फिर हम इस पे बात करेंगे। ओके, सो होता क्या है कि फॉर एग्जांपल ये एक यूजर है, सॉरी, यूजर इन द सेंस I have not taken. So basically we have a user like यूजर ने मान लीजिए किसी भी वेबसाइट को ओपन किया और वेबसाइट का नाम लिखा मान लीजिए example.com। तो होता क्या है कि सबसे पहले जैसे ही example.com लिखा, वो रिक्वेस्ट आपकी DNS के पास जाती है। DNS उसको किसी IP में कन्वर्ट करता है, एंड देन वो रिक्वेस्ट जाती है जहां से ये IP होस्ट है। ये IP फॉर एग्जांपल की वो IP आपकी डेटा सेंटर में है ना, यू कैन से ऑन प्रेमाइस, ठीक है। एंड देन वो रिक्वेस्ट आपका जो भी फायरवॉल होगा वहां पे आएगी रिक्वेस्ट, एंड देन जो रिक्वेस्ट है वो आपके सर्वर पे आएगी, एंड देन जो भी वेबसाइट वगैरह जो भी एप्लीकेशन यहाँ चल रही होगी वो सर्व हो जाएगी, ठीक है। लेकिन AWS के केस में थोड़ा सा अलग है। तो AWS के केस में क्या है, यहाँ पे कुछ हम इस तरह से डायग्राम सबसे पहले बनाते हैं कि सबसे पहले तो हम फॉर एग्जांपल मान लिया ये AWS है ना, AWS इसे हम मान लेते हैं कि दिस इज AWS, और उसके बाद में इसमें मिनिमम 2 एज लोकेशंस होती हैं। सो समथिंग लाइक दिस, एज लोकेशन मतलब एक ग्रुप ऑफ डेटा सेंटर, मान लीजिए एक ग्रुप ऑफ डेटा सेंटर ये है और एक ग्रुप ऑफ डेटा सेंटर ये है ना। सो अगर मैं इसे नाम दूं AG1 AG2, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसमें बनाते हैं सबनेट, एक सबनेट, 2 सबनेट, 3 सबनेट, और ऐसा ही इधर करते हैं। किसी भी कॉर्पोरेट में या किसी भी लाइव प्रोजेक्ट के लिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में फिर होता क्या है, अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सो यहाँ हम क्या करते हैं, सबसे पहले वही सेम एग्जांपल यूजर आता है, यूजर example.com, DNS के पास रिक्वेस्ट जाएगी, IP पे जाएगी, IP से वो रिक्वेस्ट जाएगी IGW पे, इंटरनेट गेटवे पे यानी AWS पे, फिर वो रिक्वेस्ट जाएगी, फिर वो रिक्वेस्ट जाएगी आपकी BPC पे,
और बीपीसी से वो रिक्वेस्ट ये आएगी। मान लीजिए ये आपका AWS के अंदर बीपीसी है, रिक्वेस्ट यहाँ आएगी तो वो रिक्वेस्ट सबसे पहले जाती है लोड बैलेंसर पे, जो कि पब्लिक में बना होता है। और लोड बैलेंसर पे जाने से पहले लोड बैलेंसर का एक सिक्योरिटी ग्रुप होता है, उसमें वो अलाउ होगी, यानी ये कि ये सिक्योरिटी ग्रुप है। एंड एक फायरवॉल होती है DNS लेवल पे, उससे चेक होगी। मान लीजिए एक फायरवॉल ये है, उससे रिक्वेस्ट चेक होगी, फिर इससे चेक होगी, तब वो रिक्वेस्ट यहाँ जाएगी, फिर वो रिक्वेस्ट यहाँ आएगी। तो यहाँ पे एक फायरवॉल लगी होती है, देन फिर वो रिक्वेस्ट आपके DB पे जाएगी और यहाँ पे एक फायरवॉल है, फिर वाइसा वर्सा वो रिक्वेस्ट वापस जाएगी, है ना। तो जनरली AWS में या क्लाउड पे इस तरह से चीजें होती हैं कि आपकी रिक्वेस्ट जो आ रही है AWS में, तो एक तो फायरवॉल आपकी यहीं लग जाती है, दैट इज कॉल्ड, बेसिकली इसे बोलते हैं राउटिंग टेबल एक तरह से। राउटिंग टेबल दो तरह की होती हैं, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। एक RT मान लीजिए ये है पब्लिक, ओ प्राइवेट, क्योंकि अगर प्राइवेट जो होगी तो प्राइवेट पे तो रिक्वेस्ट जाएगी नहीं, पब्लिक पे जाएगी, और पब्लिक पे जाएगी तब जाके वो एंट्री होगी पब्लिक सबनेट में, देन प्राइवेट सबनेट में, देन नीचे, एंड देन आपका डेटा जो है वो आपको मिलता है ना। तो इस तरह से आपका डेटा जो है वो सर्व होता है क्लाउड में। तो यहाँ सबसे पहले मैं बात करता हूँ, आगे बताऊंगा नहीं, अब उससे पहले मैं ना एक डेमो दिखाता हूँ कि कैसे सर्विसेज बनती हैं, देन फिर इस PPT को हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हमें BPC बनानी होती है। इस PPT में एक चीज मैं और मिस कर रहा हूँ, आर्किटेक्चर एक है नीचे, पहले आर्किटेक्चर दिखा देता हूँ, देन फिर हम बात करते हैं। कुछ इस तरह से चीजें चलती हैं। अगर आप देखेंगे कि रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट DNS के थ्रू आपकी लोड बैलेंसर पे आई, यहाँ पे एक तरह की फायरवॉल लग गई, दैट इज कॉल्ड वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, कि आपकी एक सिक्योरिटी लेयर है। लोड बैलेंसर पे जाने से पहले दो सिक्योरिटी ग्रुप को क्रॉस करना पड़ता है, एक NACL और दूसरा सिक्योरिटी ग्रुप। एंड देन मान लीजिए ये रिक्वेस्ट यहाँ से इस सर्वर पे गई, तो ये जो रेड कलर के दिख रहा है, ये रेड ब्लैक, दिस इज अ फायरवॉल, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी ग्रुप एज वेल। देन फिर वो रिक्वेस्ट यहाँ से डेटाबेस पे जाएगी, तो इसकी भी एक अलग फायरवॉल, एंड देन वाइसा वर्सा वो रिक्वेस्ट वापस देगी, है ना। तो कुछ इस तरह से रहता है। तो जब भी हम किसी भी कॉर्पोरेट के लिए किसी भी लाइव प्रोजेक्ट को जब हम करते हैं, तो कुछ इसी तरह का आर्किटेक्चर बनाते हैं, जिसमें हम AWS का अकाउंट लेते हैं, फिर BPC लेते हैं ऑरेंज, उसके अंदर ब्लू, 2 AG लेते हैं मिनिमम, एंड देन उसमें 3 सबनेट बनाते हैं, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, जिसमें से 2 पब्लिक और 4 प्राइवेट, जिसपे लॉक लगा हुआ है, इट मीन्स ये प्राइवेट है, और इनमें रिक्वेस्ट सिर्फ लोकल IP से ही जाएगी, है ना। तो कुछ हम इस तरह से बनाते हैं, एंड देन फिर हम इस पे अपनी सर्विसेज को डिप्लॉय करते हैं। तो ये जो पोर्शन जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये कवर होता है ज्यादातर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट कोर्स में, है ना। तो डेफिनेटली हम सब सॉल्यूशन आर्किटेक्ट तो करेंगे ही करेंगे, साथ में हम सिसॉप्स, डेवऑप्स और फिनॉप्स वो भी करेंगे। तो इसका एक छोटा सा लाइव डेमो मैं करके दिखाता हूँ, जो कि कल आपको आने से पहले एक बार ट्राई करना होगा। सो ठीक है, कंटेनर वाला पोर्शन तो बाद में होगा, तो हम यहाँ दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक AWS अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। सो मेरे पास ऑलरेडी एक AWS अकाउंट है, तो मैं आपको उसके स्टेप्स बताता हूँ कि ये कैसे होगा। ओके, सो यहाँ पे मेरा एक ट्रेनिंग अकाउंट है, इसमें लॉगिन कर लेता हूँ। सो सबसे पहले जैसे ही आप यूजर ID पासवर्ड लॉगिन करेंगे, आप यहाँ पे आके एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे सर्विसेज पे, है ना। सो बेसिकली ये आपका AWS, जहाँ पे क्लिक करेंगे तो दिस इज द होम पेज, ठीक है, जहाँ पे आपको दिखता है कि आपका कॉस्ट एंड यूजेस वगैरह कितना है, किसी सर्विस में कोई इम्पैक्ट तो नहीं है ना। तो ये सारी चीजें आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिखती हैं। तो सबसे पहले हम सर्विस की बात कर रहे हैं BPC, है ना। BPC
बीपीसी बेसिकली आपका बेसलाइन नेटवर्क है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, जहां पे हम डिफाइन करेंगे कि मेरे सर्वर्स कहां और कैसे क्रिएट होंगे, है ना। तो सबसे पहले बीपीसी बनाने से पहले जब हम यहाँ बीपीसी में जाते हैं, है ना, क्रिएट बीपीसी में जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमसे पूछता है कि आपको क्या क्या चीजें बनानी है, लाइक बीपीसी बनाना है, सबनेट्स बनाने हैं, क्या बनाना है, राउटिंग टेबल्स बनानी है, तो ये सब आता है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे वो हमसे पूछता है कि बीपीसी का नाम क्या होगा, रेंज क्या होगी, सबनेट कितने बनाओगे आप, है ना, कितनी ईजीज लेंगे आप, उसके बाद में कौन सा पब्लिक सबनेट होगा, कौन सा प्राइवेट सबनेट होगा, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो उससे पहले हमें यहाँ पे बात करनी पड़ती है आईपी की, क्योंकि देखो यहाँ आईपी डिफाइन करनी पड़ेगी, और जब तक आपको आईपी के बारे में नॉलेज नहीं है तो दिक्कत होगी, है ना। सो हम बात कर लेते हैं एक बार आईपी को लेके। तो मैं एक पीपीटी ले लेता हूँ ब्लैंक। सो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात करते हैं आईपी की, क्योंकि बिना आईपी के हम चीजें आगे नहीं कर पाएंगे। तो सबनेट बीबीसी बनाने से पहले हमें आईपी के बारे में पता हो, तो आईपी से पहले जरूरी है एड्रेस। तो कंप्यूटर लाइन में एड्रेस दो तरह के होते हैं, एक होता है फिजिकल एड्रेस, एक होता है लॉजिकल एड्रेस। फिजिकल और लॉजिकल एड्रेस क्या है? फिजिकल एड्रेस किसी भी डिवाइस के लिए होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास फोन है ना, तो उसका एक ईएमआई नंबर होता है, ईएमआई नंबर, दैट इज फिजिकल एड्रेस। लैंड कार्ड होता है तो उसका एक नंबर होता है ना, निक कार्ड का, तो वो आपका फिजिकल एड्रेस हो गया। तो जैसे दैट इज कॉल्ड मैक एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस इज आईपी। तो हम अभी आईपी के बारे में बात करने जा रहे हैं। सो आईपी बेसिकली आपकी दो तरह की होती हैं, कुछ आईपी आपकी पब्लिक होती हैं और कुछ आईपी आपकी प्राइवेट होती हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी आईपी क्या है। तो यहाँ पे हम आईपी क्लासेस की बात करते हैं, है ना, आईपी क्लासेस। सो आईपी क्लासेस लाइक क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। सो क्लास ए समथिंग लाइक 0 से लेके 126 तक, जो भी आईपी स्टार्टिंग विद 0 to 126 इस क्लास ए आईपी। 128 से लेके 191 तक जो भी आईपी की स्टार्टिंग होगी कम्स अंडर क्लास बी, और क्लास सी में 192 से लेके 223, और 224 से लेके 239, और 240 से लेके 255। ठीक है। सो ये सारी जो क्लास आईपी हैं वो कैटेगरी हैं, यानी अगर किसी भी आईपी को, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ कोई आईपी रेंज लिख ली 192.168.168.2.4, तो ये आईपी इस रेंज में आ रही है, यानी ये क्लास सी की आईपी है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया 10.140.20.1, तो ये क्लास ए की आईपी है, क्योंकि इसका जो पहला लेटर है वो हम कंसीडर करते हैं, है ना। इसमें अगर आप देखेंगे तो 91, 92, 90, 23, 24, 39, 40, लेकिन यहाँ 26 के बाद 28 आ गया, एक रेंज कहीं गायब कर दी हमने, 127। सो ये जो रेंज होती है बेसिकली ये लूप बैक टेस्टिंग के लिए होती है। लूप बैक टेस्टिंग इन द सेंस कि ये चेक करने के लिए कि जो मेरा निक कार्ड है वो ओके है या नहीं है ना। तो 127 की जो भी आईपी रेंज है वो सारी की सारी आईपी रेंज लूप बैक टेस्टिंग के लिए होती है। अगर आप अपने लैपटॉप में जाएं, आपका लैपटॉप किसी भी
नेटवर्क से ना जुड़ा हो, उसके बाद भी अगर आप पिंग करेंगे समथिंग लाइक दिस, ये मेरा लैपटॉप है, यहाँ मैं पिंग करता हूँ, पिंग 127.0.0.1, ठीक है। तो शायद यहाँ पे इसको रिस्पॉन्स इस तरह से नहीं करेगा, अगर आप अपने लैपटॉप पे करेंगे तो डेफिनेटली ये रिजॉल्व करके देगा कुछ इस तरह से। अगर आप देखेंगे ना तो 127 इसका आ रहा है ना, तो रीजन यही है कि वो ये वाला एड्रेस। अब बात ये आ गई कि ये तो आपने बता दी क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, तो जनरली इन क्लास के बाद में ये कहाँ कहाँ यूज होती हैं। देखिए चलिए इसको थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाते हैं। कुछ आईपी एड्रेस ऐसे होते हैं जो पब्लिक होते हैं, कुछ प्राइवेट। तो अब हम बात करते हैं कि कौन से पब्लिक कौन से प्राइवेट। तो हम यहाँ बात करते हैं सबसे पहले पब्लिक या प्राइवेट की बात करते हैं। प्राइवेट क्लास है तो 10.0.0.0 से लेके 10.255.255.255 जो भी आईपी रेंज है ये सारी पब्लिक है। इसके अलावा जो भी आईपी रेंज बची वो सारी पब्लिक है, यानी 0 to 9 एंड 11 to 126 सब पब्लिक। क्लास बी 172.16.0.0 से लेके 172.31.255.255। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ 16 है तो यहाँ भी 16 होगा, तो यहाँ 17 है तो यहाँ भी 17 होगा, और यहाँ 31 है तो यहाँ भी 31 होगा। यानी शुरुआत के 2 डिजिट हमेशा सेम होंगे, तभी कम्युनिकेशन होगा। यहाँ में शुरुआत का 1 डिजिट मैच करना होता है। तो उसके बाद में क्लास सी 192.168.0.0 से लेके 192.168.255.255। तो अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पर भी 0 होगा, यहाँ अगर 1 है तो ये भी 1 होगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 डिजिट को हमें मैच करना होता है, तभी कम्युनिकेशन बनेगा, अदरवाइज नहीं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें 1 डिजिट फिक्स है, बाकी सारे वेरिएबल हैं। यानी ये 0 से लेके 255 जा सकता है, ये 0 से 255 और ये 0 से 255, 255 सॉरी 256 हो गए ना, 256 इंटू 256, ये 256 इंटू 256 और ये वाला केवल 256। अगर आपको अप्रोक्स 250 सर्वर चाहिए या आईपीस चाहिए तो क्लास बी सी यूज करेंगे। अगर लगभग इतने या इससे अधिक आईपी रेंज चाहिए तो हम क्लास बी यूज करेंगे। और ये कुछ हो गया 65,536 इंटू 256 इज इक्वल टू 1,67,77,216 है ना, कुछ ये बनी जाके। अच्छा, ये तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी की बात हो गई। अब बात करते हैं क्लास डी एंड क्लास सी। सो बेसिकली क्लास डी और क्लास ई का यूजेस हम डे टू डे लाइफ में नहीं करते हैं। क्लास डी इज रिजर्व फॉर ब्रॉडकास्टिंग एंड ई फॉर साइंटिफिक पर्पज ओनली, है ना, तो हम इनको यूज नहीं करते हैं। सो यही केवल क्लास हम यूज करते हैं। तो इसमें एक चीज को आप ध्यान कर लीजिए कि अगर ये 2
डिजिट मैच हुए तो आईपी पिंग हो जाएगी, इसमें 1 डिजिट मैच हुआ तो पिंग हो जाएगी, इसमें 3 डिजिट मैच हुई तो पिंग हो जाएगी। और इसमें आप ये भी मान के चलिएगा कि जो ऑक्टेट, मतलब इसमें देखिए क्या है कि केवल एक फिक्स है ना, तो एक फिक्स होने का मतलब होता है इसमें /8, क्योंकि ये जो टोटल डिजिट होते हैं ना ये 0101 में लिखे जाते हैं। तो जो आईपी है वो 32 बाइट की होती है, जिसमें 8 × 4 ऑक्टेट होते हैं, है ना। इट मीन्स कि एक ये जो है वो 8 डिजिट का होता है, 8 8 8 8। ऐसे कैसे होता है, क्योंकि अगर आप इसको बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखेंगे तो आपको 10 की वैल्यू जो है वो 8 टाइम्स लिखनी पड़ेगी, यानी 010101 टाइप का। तो इसलिए अगर एक डिजिट फिक्स है इट मीन /8, इसमें 2 डिजिट फिक्स है यानी /16, इसमें 3 डिजिट फिक्स है इसलिए /24। अभी आप इस चीज को बस कंसीडर कर लीजिए, अगर /24 है इट मीन्स कि 3 डिजिट हमें मैच कराने पड़ेंगे तो आईपी पिंग होगी आपस में। इसमें 2 डिजिट मैच करा लिए तो आईपी पिंग हो जाएगी, इसमें 1। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बीपीसी की। ओके, तो हम बीपीसी से स्टार्ट करते हैं। रीजन ले लेते हैं मुंबई, जहां पे एनवायरनमेंट सेटअप करना है। क्रिएट बीपीसी, और इन्होंने एक नया कंसोल दे दिया, पुराने को ऑप्शन है, ठीक है। सो क्रिएट बीपीसी। अब यहाँ से आपको बीपीसी बनानी है तो बीपीसी का नाम लिख दीजिए। तो मैंने बीपीसी का नाम लिख दिया लाइक। तो बीपीसी देखिए, जब भी हम नाम देते हैं रिसोर्स का तो हमेशा इस तरह से देते हैं प्रोजेक्ट बनाते समय कि सबसे पहले कंपनी का शॉर्ट नेम, देन जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो उस प्रोजेक्ट का शॉर्ट नेम, एंड देन जो इन्वायरमेंट बना रहे हो वो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक वेबसाइट के लिए इन्वायरमेंट बना रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो कोई भी कंपनी का नाम लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल HCL-website-prod बीपीसी, है ना। यानी HCL कंपनी के लिए, वेबसाइट के लिए, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए मैं बीपीसी बना रहा हूँ। इसकी आईपी रेंज, तो हम हमेशा आईपी रेंज जो है ऐसी देते हैं जिसको हम आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। फॉर एग्जांपल 172 डॉट मान लीजिए 18.0.0/16। 16 का मतलब ये है कि अगर ये 2 डिजिट मैच हुए तो जितनी भी आईपी रेंज है वो सारी कम्युनिकेट हो जाएंगी, ठीक है। और क्रिएट बीपीसी, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपका एक बीपीसी क्रिएट हुआ। अब इस बीपीसी के अंदर हमें बनाने होते हैं सबनेट्स, तो सबनेट्स पे क्लिक किया, क्रिएट सबनेट, और जिस बीपीसी में बनाने हैं उस बीपीसी को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ डायग्राम में भी दिखाया था कि मिनिमम 6 सबनेट बनाने होते हैं। इन्वायरमेंट चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, बट मिनिमम 6 सबनेट रिकमेंडेड हैं, और वो क्यों है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो हमने क्या किया, ये वाला ऑरेंज वाला बीपीसी बना दिया। अब हम ये इसके अंदर ये ब्लू एजीज बनाएंगे एंड देन ये सबनेट बनाएंगे, लाइक ये। चलिए एक काम करते हैं, जो इसमें लिखा है हम एग्जैक्ट वैसा ही बनाते हैं। यहाँ बीपीसी है 10.10 सीरीज की। चलो हेलो बना, यस प्लीज। सर, बीपीसी या आईपी वहाँ पे हमें क्या चैलेंजेस मिलते हैं? वापस से बताइएगा। जब बीपीसी या आईपी क्रिएट करते हैं देन वहाँ पे हमें कोई चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं? देखिए, बीपीसी बनाते समय यहाँ पे आपने राइट टाइम पे क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको यहाँ आंसर देता हूँ। सबसे पहले ये होता है कि बीपीसी बनाते हैं, जब भी हमें बोला जाता है बीपीसी बनाने के लिए तो हमें किन किन चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए व्हाइल क्रिएटिंग अ बीपीसी, है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ बीपीसी की बात करता हूँ। बीपीसी बनाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, जब आप बीपीसी बनाते हैं तो आपको आपके कस्टमर से
पूछना पड़ेगा कि व्हाट विल बी द CIDR। CIDR मतलब क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, यानी BPC की रेंज क्या होगी। और जो भी रेंज है वो ऐसी होनी चाहिए कि अगर उसका कोई अदर नेटवर्क है तो उससे मैच ना हो। नंबर 1, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे हम BPC की रेंज ले रहे हैं 172.18.0.0/16। नंबर 2, चैलेंज इसमें बस एक कुछ नहीं आता है, कुछ चैलेंजेस हैं अगर हम बाय मिस्टेक कर देते हैं तो ये मैं सारी चीजें आपको पहले बताऊंगा कि ये चीजें करी मतलब हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो जब हम बनाएंगे तो बनाते हुए वो सारी चीजें बताता जाऊंगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, जो भी हम सबनेट बनाएंगे, लाइक सबनेट हम कुछ इस तरह से बनाएंगे अभी करंट में, तो मैं उसका एक डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ पे। तो मान लीजिए हम कुछ इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। जो ऊपर वाला है ये पोर्शन हम पब्लिक के लिए रखेंगे, ठीक है। ये हम दोनों पोर्शन जो है प्राइवेट के लिए रखेंगे, ठीक है। ये हमारा 1A के लिए हो जाएगा, ये 1B के लिए हो जाएगा, AG1A 1B। तो यहाँ मान लीजिए हम पब्लिक रखेंगे, इसकी IP दे देंगे 172.18.1.0 और /24 कर देंगे। यहाँ 172.18.11.0/24, यहाँ पे 2.0/24, यहाँ 3.0/24, यहाँ पे 12.0/24, यहाँ पे 13.0/24। अच्छा, BPC की रेंज मैंने 16 रखी, बाकी कम कम क्यों की? तो उसका रीजन ये है कि यहाँ पे तो क्या है कि BPC किसी को भी कोऑर्डिनेट कर पाएगी। क्यों? क्योंकि उसे केवल 1/8 को देखना होता है, 2 डिजिट को। लेकिन जब हम /24 लिख देते हैं तो इट मीन 3 डिजिट मैच होना जरूरी है। तो इस केस में क्या होगा, 172.168.1.0, तो सिर्फ पब्लिक सबनेट A केवल अपने आप को ही कम्युनिकेट कर पाएगा, किसी और को नहीं। 11.0, 12.0, 13.0 ये सिर्फ अपने आप को ही कम्युनिकेट कर पाएंगे, इसमें जितने भी सर्वर होंगे उनको, किसी और को नहीं। अगर किसी और से कराना होगा तो फिर वहां पे हम व्हाइट लिस्ट करेंगे इनको, है ना। तो अभी हम कुछ इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम नाम रख देते हैं HCL वेबसाइट पब्लिक सबनेट 1A, ठीक है। अब 1A लिखा है तो इट मींस हमें 1A को यहाँ सिलेक्ट भी करना होगा। इसकी IP रेंज हमने बताई है 172.18.1.0/24, ठीक है। यही लिखा था तो ये कर देंगे। तो ये पब्लिक सबनेट 1A बन गया। अब पब्लिक सबनेट 1B बनाओ। तो पब्लिक सबनेट 1B बनाने के लिए यहाँ देखो मैंने ना 11 से IP रेंज स्टार्ट की। उसका रीजन ये कि कल को आपको कुछ और बढ़ाना हो तो 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, देन फिर आप 11 से कर रहे हो, तो दैट्स द रीजन। सो 1B लिखा है तो यहाँ पे इट मीन्स 1B हमें सेलेक्ट करना होगा और इसकी IP रेंज हमने 172.18.11.0/24 काउंट की थी। यहाँ पे 1, यहाँ पे 11। अब ऐप सबनेट हो गया, सॉरी पब्लिक सबनेट हो गया। अब हम एप्लीकेशन सर्वर के लिए सबनेट यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं 1A। तो इसको 1A में, अब एप्लीकेशन के लिए हम दे देंगे लाइक 172.18.2.0/24, है ना। तो ये बन गया। एंड देन अब एप्लीकेशन 1B, तो इसे दे देंगे लाइक हम 1B को सिलेक्ट कर लेंगे 172.18.12.0/24, मतलब 1, 11, 2, 12 ऐसे करके। अब DB सबनेट, तो DB सबनेट यहाँ लिख देंगे, इसे 1A में बना रहे हैं तो 1A सिलेक्ट कर लेंगे। IP रेंज 172.18.3.0/24। अब DB सबनेट एक और बचा हुआ है तो वो बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे 1B और यहाँ पे IP रेंज सॉरी 172.18.13.0/24 क्रिएट। तो ये 6 सबनेट हमारे एक साथ क्रिएट हो गए।
तो सबसे पहले हमने बीपीसी बनाया, इसको डिलीट कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन कर रहा है पुराना। एक पहले का बना हुआ था, मैंने डिलीट कर दिया। सो मैंने एक बीपीसी बनाया, उसके अंदर हमने 6 सबनेट बनाए। कौन कौन से सबनेट बनाए? ये वाले, पब्लिक 1B 1A, DB 1B 1A, F 1A 1B, है ना। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो B को हमने 11 इसमें बनाया है और यहाँ पे लिखा भी आ रहा होगा 1B। हर एक में 251 आईपीज आ रही हैं। अच्छा, जब स्लैश 24 करते हैं तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था 256 आईपी मिलती हैं, बट यहाँ 251 कैसे? तो उसका एक मैं आपको यहाँ बताता हूँ। जब हम स्लैश 24 करते हैं तो टोटल आईपी अभी मैंने बोला था 256 मिलती हैं, लेकिन जो पहली आईपी होती है लाइक 172.18.0.0 और जो लास्ट आईपी होती है 172.18.0.255, ये दो आईपी यूजफुल नहीं होती हैं क्योंकि ये नेटवर्क आईपी है और ये ब्रॉडकास्ट आईपी है। ठीक है, तो इट मींस ये काम नहीं करेगी, ये काम नहीं करेगी। तो कितनी आईपी बची? 0.1 से लेके 0.254, 254 आईपी ये यूजेबल होती हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ AWS ये 3 आईपी रिजर्व कर लेता है। क्यों कर लेता है 3 आईपी रिजर्व? वो इसलिए कर लेता है, जैसे कि कल को आपको पियरिंग करनी है, क्या कोई नेटवर्क इसी में ही सेटअप करना है या कुछ और, तो वो 3 आईपी अपने पास रिजर्व करके रखता है। तो 254 में से 3 आईपी को माइनस करेंगे तो 251 बचेंगे। ठीक है, तो इसलिए 251 आईपी यहाँ पे हमें मिल गई हैं क्योंकि स्लैश 24 में इतनी मिलती हैं। ओके, सो चलिए ठीक है, तो ये हमारा बीपीसी बन गया, बीपीसी के अंदर सबनेट बन गया, सबनेट के अंदर बनते हैं राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल एक बाय डिफॉल्ट बन जाता है, जैसे ही आप बीपीसी बनाते हो वैसे ही। ठीक है, एक राउटिंग टेबल हम और बना लेते हैं, इसके जो एग्जिस्टिंग है उसका कोई भी नाम दे देते हैं हम। ठीक है, एक राउटिंग टेबल हम और बना लेते हैं, क्रिएट राउट टेबल, और बस यहाँ पे नाम दे देते हैं। बोलिए प्लीज। राउटिंग टेबल AWS में बाय डिफॉल्ट ऑलवेज पब्लिक होता है और प्राइवेट? राउट टेबल बाय डिफॉल्ट ना तो पब्लिक होता है ना प्राइवेट होता है ना। क्योंकि देखिए जब आप बीपीसी बनाते हो तो राउट टेबल आपको डिफाइन करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप डिफॉल्ट बीपीसी की बात करो तो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होती है। जैसे एक बीपीसी अगर आप देखोगे ना तो ये है, तो ये डिफॉल्ट बीपीसी है। और इस बीपीसी की अगर मैं राउटिंग टेबल जाके चेक करूं, ये रही, तो ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक होगी। पब्लिक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे इंटरनेट गेटवे लगा होता है, जिस पे इंटरनेट गेटवे लगा देते हैं वो पब्लिक हो जाती है, जिस पे नेट गेटवे लगाते हैं वो प्राइवेट हो जाती है। अभी मैं इसको कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले हमने एक बीपीसी बनाया, उसके अंदर 6 सबनेट बनाए, और उसके बाद हमने एक दो राउटिंग टेबल बनाई बेसिकली, है ना। अगर मैं यहाँ देखूं तो ये बाय डिफॉल्ट लोकल होती हैं। जो डिफॉल्ट बीपीसी होती है उसकी जो राउटिंग है वो पब्लिक होती है, लेकिन जब आप कस्टम बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट सब कुछ प्राइवेट होता है, पब्लिक आपको करना पड़ता है। तो अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमने बीपीसी बनाया, फिर सबनेट बनाया, राउटिंग टेबल बनाई, एंड देन इंटरनेट गेटवे बनाएंगे। तो इंटरनेट गेटवे, और फिर मैं इसको एक फ्लो के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है,
इंटरनेट गेटवे जब बनाया तो इंटरनेट गेटवे को हमें किसी बीपीसी से अटैच करना पड़ता है कि जो भी ट्रैफिक इंटरनेट से आएगा वो यहाँ लैंड होगा, फिर वो कहाँ जाएगा, तो हम यहाँ डिफाइन करेंगे कि इस बीपीसी में जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा बीपीसी से वो ट्रैफिक राउटिंग टेबल पे आता है। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ आता है, यहाँ हम डिफाइन करते हैं कि कहाँ ट्रैफिक जाएगा। तो पब्लिक और प्राइवेट देखो बाय डिफॉल्ट दोनों जगह सेम ही है ना, डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन, लोकल है, लोकल मतलब प्राइवेट। तो अब हमें ये पब्लिक है, इस पब्लिक को पब्लिक बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इंटरनेट गेटवे को अटैच कर देंगे। ठीक है, इस तरह से। तो सारा ट्रैफिक हमने, ये आईपी वर्जन 4 के लिए था, ये आईपी वर्जन 6 के लिए था। तो मैं वापस राउटिंग टेबल में आता हूँ। तो हमने 2 राउटिंग टेबल बनाई थी, एक पब्लिक और एक प्राइवेट, नाम दिया था, इनको नाम दिया था पब्लिक और प्राइवेट, बट बाय डिफॉल्ट दोनों ही प्राइवेट थी। तो हमने पब्लिक वाले में इंटरनेट गेटवे लगा दिया और प्राइवेट वाले में कुछ नहीं लिखा, वो प्राइवेट ही रहने दिया। अच्छा, एक तो बात ये हो गई। अब दूसरा, इसमें हमें सबनेट डालने होंगे, क्योंकि अभी तो हमने नाम लिख दिया पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट। अब जब हम इनको यहाँ अटैच करेंगे तब जाके वो पब्लिक और प्राइवेट होंगे। तो प्राइवेट में यहाँ एडिट सबनेट में जाएंगे और डीबी को प्राइवेट रखेंगे, एप्लीकेशन को प्राइवेट रखेंगे। तो वो हमने यहाँ पे चारों सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, अब पब्लिक में ये देखो 4 आ गए। अब पब्लिक में किसको रखना है, तो सबनेट एसोसिएट गए, एडिट सबनेट एसोसिएशन, और पब्लिक वालों में पब्लिक कर दिया। तो एक्चुअली अब जाके ये पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट हुए। तो बाय डिफॉल्ट तो सारे पब्लिक थे, सॉरी प्राइवेट थे। और एक चीज और होती है कि जब आप किसी भी सबनेट को किसी भी राउटिंग टेबल से अटैच नहीं करते हो, और अगर वो राउट टेबल मैन है, तो बाय डिफॉल्ट वो रिक्वेस्ट वहां चली जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये तो सब हमने क्या किया, बीपीसी बनाया, सबनेट बनाया, राउटिंग टेबल बनाई, देन इंटरनेट गेटवे बनाया। फिर इंटरनेट गेटवे को बीपीसी से अटैच किया, फिर राउटिंग टेबल में पब्लिक सबनेट में इंटरनेट गेटवे को अटैच किया, एंड देन पब्लिक राउटिंग टेबल में पब्लिक सबनेट को एसोसिएट किया, और प्राइवेट राउटिंग टेबल में प्राइवेट सबनेट को एसोसिएट किया, फिर सबनेट। ठीक है, सो यहाँ क्या करेंगे कि जो भी पब्लिक सबनेट है उस पे पब्लिक आईपी एसोसिएशन हम इनेबल कर देंगे। कैसे करेंगे, एक्शन और ऑटो असाइन पब्लिक आईपी, सेव, और ऑटो असाइन पब्लिक आईपी। उसके बाद में हम आते हैं सबनेट में, और सबनेट में आने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन होता है डीएनएस होस्ट इनेबल। इससे क्या होता है कि लोकल आईपी लोकल डीएनएस में रिजॉल्व होना शुरू हो जाती है। तो ये हमारा बाय डिफॉल्ट चीजें हो गई। अब हम आपको एक डेमो के लिए एक सर्वर बना के दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्चुअल तो ये डेमो मैं आपको एक कल दोबारा से दिखाऊंगा, लेकिन ये जस्ट अभी थोड़ा सा ही डेमो दे रहा हूँ। एक क्रिएट, सो लॉन्च सर्वर है ना, EC2 इंस्टेंस, यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। सो बेसिकली अभी जैसे हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं ना, तो ये नया सबनेट आ रहा है। आप चाहें तो ये वाला एक्सपीरियंस ले सकते हैं, इसमें आपको चीजें थोड़ी सी ज्यादा क्लियर होंगी। सो इंस्टेंस पे क्लिक किया, लॉन्च इंस्टेंस, इसमें भी वही पुराना व्यू आ रहा है। हाँ, अब ठीक है। ये क्या है कि ऑप्ट कर दिया, ये वाला न्यू एक्सपीरियंस मैंने बंद कर दिया, तो जो पुराना कंसोल था वो आ गया। तो ये ज़्यादा बेटर है समझने के प्रोस्पेक्टिव से। ठीक है, तो सबसे पहले AMI किससे सर्वर बनाना है, तो AMI मैं ले लेता हूँ Amazon Linux 2।
ठीक है। T2 माइक्रो फ्री टायर है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता तो हम ये ले लेते हैं। नंबर ऑफ सर्वर कितने बनाने हैं, 1। ये ऑप्शन मैं आपको सारे एक्सप्लेन करूंगा बट अभी नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ यहाँ पे नेटवर्क सिलेक्ट करेंगे। बाय डिफॉल्ट देखो नेटवर्क डिफॉल्ट था, लेकिन मैं चाह रहा था कि आईपी रेंज मेरे अकॉर्डिंग हो, तो इसलिए हमने एक बीपीसी बनाया था। तो उस बीपीसी को हम यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। अब किस सबनेट में सर्वर बनाना है, तो जो सबनेट हमने बनाए थे वो हम यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं पब्लिक सबनेट 1A ले लेता हूँ, तो पब्लिक सबनेट ए लिया तो यहाँ देखो क्या आ रहा है, ऑटो असाइन पब्लिक आईपी डिसेबल। लेकिन जब इसे पब्लिक कर रहा हूँ तो ये बाय डिफॉल्ट इनेबल हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने ये ऐसी सेटिंग की थी। ठीक है, चलिए तो अभी हम इसे जानबूझ के ऐप में ही ले रहे हैं और फिर हम आपको दिखाएंगे कि कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी कि वो क्यों आई हैं। चलिए, सो उसके बाद में बाकी ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको एक साथ एक्सप्लेन करूँगा कल वाले टॉपिक पर। सो सिंपली नेक्स्ट, स्टोरेज कितनी लेनी है वो हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें बता देता हूँ वैसे, और जैसे कि ये छोड़ता हूँ, यहाँ पे कुछ टिक लगाने के लिए होते हैं, जैसे प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सीडेंटल टर्मिनेशन, कि गलती से सर्वर डिलीट ना हो जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे टिक लगाते हैं, है ना। एंड देन नेक्स्ट करते हैं, स्टोरेज कितनी चाहिए, 8 GB 9 GB 10 GB सर्वर के अंदर जो स्टोरेज आएगी वो। तो फॉर एग्जांपल मैंने कहा 8 GB, तो ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ टैग करना पड़ता है। टैग मतलब कि सर्वर का क्या नाम होगा, तो यहाँ मैंने लिख दिया टेस्ट सर्वर। उसके बाद में लाइक बैकअप पॉलिसी, बैकअप होगा या नहीं होगा, यस नो। इन्वायरमेंट कौन सा है, ठीक है, लाइक इन्वायरमेंट मेरा जो है प्रोडक्शन का है, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्शन लिख दूंगा। सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप बेसिकली मैंने बताया था एक फायरवॉल है, हर एक सर्वर के लिए आती है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टेस्ट सर्वर SG। और यहाँ पे कौन कौन से रूल्स अलाउ किए जाएंगे वो लिखे जाते हैं, तो फिलहाल अभी हम एक ही रहने देते हैं, एंड लॉन्च। उसके बाद हमें की पेयर जनरेट करना होता है एक, अगर आपके पास पहले से ही है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो या नया बना लो, और लॉन्च। तो अगर हम बीपीसी नहीं बनाते तो इस सर्वर को हम हमारे अकॉर्डिंग नहीं क्रिएट कर पाते। चलिए, तो देखिए हमने इसे ऐप सबनेट में लॉन्च किया, तो ऐप सबनेट में लॉन्च होने की वजह से ऐप सबनेट को हमने 2 सीरीज की आईपी दी थी, तो ऑटोमेटिक 2 सीरीज की आईपी इस पे आ गई, है ना। अब मान लीजिए इस सर्वर को हमें एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल इसको, तो कैसे करेंगे, इस पे काम करना है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए इस पे पब्लिक आईपी होना जरूरी है, अदरवाइज हम काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पब्लिक आईपी एक लगा लेते हैं, इलास्टिक आईपी में गए, एलोकेट आईपी किया, और एलोकेट, एलोकेट का मतलब लेना। अब हम इसको एसोसिएट करेंगे सर्वर के साथ, सर्वर सेलेक्ट कर लेंगे और एसोसिएट कर देंगे। ठीक है, अब मैं सर्वर पे जाऊंगा तो एक आईपी मुझे दिखने लगेगी। अब इस आईपी को मैं यहाँ से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, CD डाउनलोड, मतलब डाउनलोड फोल्डर में वो की जो थी रखी थी, तो इसलिए मैं, ओ माय गॉड, चलिए सो SSH-I, ठीक है। मैं आपको विंडोज लिनक्स दोनों ही बताऊंगा, तो जस्ट ये एक डेमो है छोटा सा, इस बीपीसी कैसे बनता है, उसके अंदर सर्वर कैसे जानता है। कल हम एक एक्चुअल प्रोजेक्ट करके देखेंगे, एंड देन फिर हम प्रोजेक्ट करने के बाद में उन सर्विसेज को पढ़ेंगे। ठीक है, सो मैंने SSH किया, लेकिन उसके बाद भी मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ इस सर्वर को। ठीक है, अब एनीबॉडी मुझे बताए कि ये मैं कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि पोर्ट 22 खुला हुआ है सिक्योरिटी ग्रुप में, बट स्टिल मैं सर्वर को कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ।
एंड देन फिर हम यहाँ पे एक डायग्राम समझाएंगे, देन फिर हम इसे कनेक्ट करेंगे। अभिनव जी, एनी आइडिया? स्मृति, जैसे जो भी अभी हमने बताया, हम सर्वर को कनेक्ट करना चाह रहे हैं बट समहाउ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अभिनव, एड्रेस करेक्ट आई थिंक सो नहीं है, so that's why. करेक्ट है क्योंकि पब्लिक आईपी को हमने कॉपी पेस्ट किया था 28179 28179। पब्लिक से कनेक्ट करने के लिए तो पब्लिक आईपी होना जरूरी है। तो यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हम क्यों नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं। देखिए, अभी हमने क्या किया, मैं जस्ट उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। AWS में कनेक्ट करने के लिए होता क्या है, मैं वापस से फ्लो समझाता हूँ और फिर इस फ्लो को देख के आप बताइएगा कि हमने गलती कहाँ की। सबसे पहले यूजर मान लीजिए कनेक्ट करना चाहता है, तो SSH कनेक्ट करना चाहता है, तो वो रिक्वेस्ट पब्लिक आईपी मान लीजिए डालेगा, और वो आईपी आइडेंटिफाई होगी, मान लीजिए AWS की है तो वो रिक्वेस्ट वहाँ जाएगी, वहाँ से IGW पे रिक्वेस्ट जाएगी, IGW से वो रिक्वेस्ट जाएगी BPC पे। BPC दो तरह का होता है, BPC में दो चीजें होती हैं, एक प्राइवेट राउट, एक पब्लिक राउट। ठीक है, अगर वो प्राइवेट राउट हुआ, अगर मान लीजिए ये आईपी पब्लिक है, तो पब्लिक राउट प्राइवेट राउट पे जाने की कोशिश करेगा तो वो रिक्वेस्ट जाएगी ही नहीं। अगर पब्लिक राउट से रिलेटेड है, प्राइवेट राउट का मतलब क्या है कि यहाँ पे सारे के सारे प्राइवेट सबनेट हैं, ठीक है, यहाँ सारे के सारे पब्लिक हैं, और पब्लिक पे जाएगी तो पब्लिक सबनेट पे जाने से पहले यहाँ एक फायरवॉल आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड NACL। फिर ये सबनेट लेवल की फायरवॉल है, फिर आपका सबनेट आएगा समथिंग लाइक दिस, फिर उसके अंदर आपका सर्वर आएगा, और सर्वर से पहले एक फायरवॉल होगी, यानी यहाँ बेसिकली ये फायरवॉल आपकी आके लग गई सबनेट पे जाने से पहले, और ये एक और फायरवॉल लग गई, दैट इज सिक्योरिटी ग्रुप, तब जाएगा। तो सिक्योरिटी ग्रुप में पोर्ट 22 ओपन है, यहाँ पे ओपन है, लेकिन क्या है कि इसमें पब्लिक राउट में सर्वर नहीं है। सर्वर हमारा कहाँ पे है, यहाँ क्रिएटेड 2 डॉट सीरीज, देखिए कहाँ पे है, BPC में गया मैं, 2 डॉट सीरीज को मैं चेक करूंगा कि 2 डॉट सीरीज कहाँ है। देखिए 2 डॉट सीरीज प्राइवेट राउट में है, तो इट मीन्स कि यहाँ तो जा ही नहीं सकता फिर तो ट्रैफिक, इट मीन्स कि हम फिर कनेक्ट ही नहीं कर सकते पब्लिक आईपी लगे होने के बाद भी, राइट। तो अभी टेम्परेरी मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ मूव कर लेता हूँ, ठीक है, किसको, पब्लिक ऐप बने को, ठीक है, चेंज कर लिया अभी के लिए, दोनों में 3-3 हो गए, राइट। अब सेम चीज हम यहाँ करते हैं, आके सेम चीज करते हैं, हो गया, ठीक है। इस पे आईपी परमिशन से आई नहीं है, परमिशन मैं सही कर लेता हूँ, chmod 400 टेक्स्ट, ठीक है, sudo su, ये मैं सर्वर पे कनेक्ट हो गया, यही आईपी है उसकी। यहाँ पे मैं yum install http कर देता हूँ, इससे क्या होगा कि यहाँ पे वेब सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा, इट मीन्स कि एक ब्राउजर मुझे दिख जाएगा। अगर मैं एक कोड यहाँ से डाउनलोड कर लूँ कहीं से, मान लीजिए पब्लिक HTML वेबसाइट सैंपल कोड,
ठीक है, यहाँ से कुछ मैं कोई डाउनलोड कर लेता हूँ, एक आधी फ्री वाली ले लेते हैं, फ्री। ठीक है, सो ये कोई वेबसाइट मैं एक ले लेता हूँ। डाउनलोड, ठीक है, इसका एक लिंक आ गया, जस्ट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और सर्वर पे जाके cd where www.html, यहाँ पे wget कमांड से डाउनलोड होता है। ठीक है, डाउनलोड हो गया, इसे अनजिप कर देता हूँ, हो गया अनजिप, फूड हट। चलिए, अब सर्वर की पब्लिक आईपी से मैं यहाँ पे वेबसाइट पे डालता हूँ, ये सर्वर की पब्लिक आईपी है, ब्राउजर पे डालता हूँ, कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो सर्वर का सिक्योरिटी ग्रुप है, सिक्योरिटी ग्रुप मतलब ये, यहाँ पे हमने पोर्ट 80 नहीं खोला है। ठीक है, पोर्ट 80 मतलब HTTP रिक्वेस्ट, इसलिए ये नहीं चल रहा है, तो ये हमें सिक्योरिटी ग्रुप में खोलना पड़ता है। ठीक है, इसको अब मैं यहाँ करूँगा और साथ में इसकी सर्विस स्टार्ट कर देता हूँ सर्वर पे, सर्विस HTTPD रीस्टार्ट। ठीक है, ये पेज खुल गया और इसमें शायद लिखना था मैं फूड हट। ठीक है, वो वेबसाइट जो थी वो हमारी यहाँ पे आके चल गई है ना। तो ये एक छोटा सा डेमो था कि हमने कैसे सबनेट बनाना है, कैसे CIDR वगैरह कॉन्फ़िगर करनी है, देन कैसे सर्वर बनाना है, देन कोड डाल के एक साइट चलानी है। और इसको अगर मैं GoDaddy पे जाके इस डोमेन को बाइंड कर दूं, तो जब भी मैं अपना डोमेन खोलूंगा तो फिर यही साइट खुलेगी। ठीक है, सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। द रीजन इज कि डे 1 है तो थोड़ा सा कम ही रहेगा, तो इसमें आप कल जो हमने BPC की बात की है, BPC नेटवर्क सबनेट, ये क्रिएट कर लें एंड देन एक सिंपल वेबसाइट डाल के चला के देख लें। फिर मैं आपको एक प्रोजेक्ट कल के लिए दूंगा, मतलब करके दिखाऊंगा, जिसमें वापस से पूरा नेटवर्क सेटअप, फिर IAM रोल सेटअप, बैकअप वगैरह लगाना, मॉनिटरिंग लगाना और ये सब चीजें, और एक्चुअल किसी भी कॉर्पोरेट में किस तरह से डिप्लॉयमेंट होता है, किस तरह से प्रोजेक्ट होता है, वो बताऊंगा। और उसके बाद में फिर हम डिस्कशन करेंगे आगे क्लासेस में किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेके। जैसे सबसे पहले एक ये हम कर लेते हैं 2-3 वीक का, एंड देन फिर फिनॉप्स पे काम करेंगे, जहाँ पे हम पहले फिनॉप्स कंप्लीट कर देंगे कि फाइनेंशियल ऑपरेशंस में जनरली हमसे क्या क्या पूछा जाता है। और जब आप एग्जाम देने जाते हो ना सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का, तो फिनॉप्स से रिलेटेड कम से कम 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 15 से 20%, सॉरी नॉट नंबर, जिसमें से आपको उनके आंसर देने पड़ते हैं। और फिनॉप्स की डिमांड मार्केट में बहुत है, स्पेशली उनके लिए जो कि ज़्यादा टेक्निकल जॉब नहीं चाहते हैं, बट दे वांट अ जॉब जहां पर उन्हें स्पेसिफिक टाइम के लिए काम करना पड़े एंड देन ऑफिस के बाद में कोई कॉल्स वगैरह ना आए। तो फिनॉप्स इज द बेस्ट, स्पेशली फॉर लेडीज। सो जो भी अभी हमने आज क्लास में किया, कोई क्वेरी उससे रिलेटेड, तो प्लीज डिस्कस विद मी। स्मृति मैम, पूजा मैम, कीर्ति मैम। सर आई हैव वन क्वेश्चन। हम्म, एक बता दूंगा। सर आपने अभी BPC डिलीट किया, सो कैन वी रीस्टोर BPC अगेन? देखिए होता क्या है कि BPC तब तक डिलीट नहीं होगा जब तक कि उसमें कोई रिसोर्स, मतलब सारे रिसोर्स, उसमें कोई भी रिसोर्स होना नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए समहाउ आपने वो डिलीट कर दिया तो आपको रिक्रिएट करना पड़ेगा। तो इस चीज से बचने के लिए करना क्या पड़ता है कि हमें क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट बनानी पड़ती है। चलिए,
अभी आपने देखा कि बीपीसी बनाने में हमें कितना टाइम लगा, राइट? अब 1 मिनट का डेमो मैं आपको और देता हूं इसी के लिए, जो आपने क्वेश्चन दिया है उसी को जस्ट बताने के लिए। देयर इज ए सर्विस कॉल्ड क्लाउड फॉर्मेशन। तो इससे होता क्या है कि अगर आप एक बार यूज टू हो जाते हैं ना, तो उसके बाद देखिए कि हम क्या कर सकते हैं। कि जस्ट फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ क्या किया कि स्टैंडर्ड गया, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपके जवाब देता हूँ। आपने देखा कि मैंने अभी बीपीसी डिलीट किया, राइट? राइट। है ना? अब जो बीपीसी बनाया था वो मैंने क्लाउड फॉर्मेशन से बनाया था। अब मैं क्या करूंगा कि इसी टेम्पलेट को वापस से चला दूंगा। Did not contain any change. Okay, just a second. ppain की जगह मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ ppain prod। ठीक है, अभी क्या होगा कि जो भी रिसोर्स अभी हमने बनाए थे ना, अच्छा जो सर्वर है वो एक्चुअली हमने वहां से डिलीट कर दिया, तो यहाँ पे एरर देखिए रिसोर्स हैंडलर, क्योंकि इसमें तो पुराना वो लिखा होगा। एनीवे एक सेकंड में आपको यहाँ से दिखाता हूँ। सेकंड, चलो ये डिलीट होता रहेगा, यहाँ से ले लेते हैं क्रिएट न्यू। यहाँ पे आप रिस्टोर करने के लिए क्या करेंगे कि हमेशा कोड से रन करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ कोड रखा हुआ है, टेम्पलेट क्लाउड फॉर्मेशन, जैसे ये एक बीपीसी का मैंने टेम्पलेट लिया और इसमें सारी चीजें कवर हो गई। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई भी एक नाम दे दूं और किस किस एजी में बनाना है वो एजी मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँ। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट नेक्स्ट एंड क्रिएट। ठीक है, अगर मैं अब जाके इसको डिलीट भी कर देता हूँ उसमें से कोई सर्विसेज, तो मैं वापस से सेम उसके साथ में बना सकता हूँ। तो अगर मैं बीपीसी में जाके भी वापस से चेक करूं, तो जो जो काम अभी हमने मैनुअली किया था ना, एग्जैक्ट वैसा ही होना शुरू हो जाएगा। देखिए एक ही आ गया बीपीसी के नाम से। इसके अंदर अगर मैं सबनेट जाके चेक करूं, तो सबनेट अभी नहीं आए हैं, बट थोड़ी देर में आ जाएंगे, क्योंकि बीपीसी सेटअप हुआ है, अभी राउटिंग टेबल सेटअप हो रहे हैं, इंटरनेट गेटवे अटैच हो गया है, आई मीन क्रिएट हो गया, अटैच हो गया, राइट। क्लाउड फॉर्मेशन से ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है Right. बीपीसी Cloud formation आईपी generally सब। used, cloud formation is generally used for automate, I mean create infra using code। ये देखिए हमने एग्जैक्ट जैसे बनाया था ना, ये वैसे ही बन रहे हैं अगर आप देखेंगे तो। अभी इसमें से पब्लिक और प्राइवेट दो ही बने हैं, क्योंकि जैसी रिक्वायरमेंट आई होगी मेरे पास एक्चुअली वैसा ही इसमें बन जाएगा। और अभी दो हैं तो इसमें और भी बन जाएंगे, क्योंकि मिनिमम 6 बनने चाहिए। राउटिंग टेबल बन रही हैं। ठीक है, ये 6 सबनेट यहाँ पे बन गए हैं। एग्जैक्ट हमने ऐसे ही बनाए हुए थे, ये मैंने कहीं प्रोजेक्ट किया था, उसके लिए टेम्पलेट बनाया था। तो अगर आप देखेंगे जो अभी हमने मैनुअल बनाया वर्सेस जो क्लाउड फॉर्मेशन से बनाया, एग्जैक्ट सेम है। द नॉमेनक्लेचर, द पैटर्न, whatever the CIDR we have taken, just CIDR changed। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट एंड कस्टमर नीड, है ना। एग्जैक्ट सेम हमने राउटिंग टेबल बनाई, पब्लिक में दो, प्राइवेट में दो, 4 सॉरी। और जो पब्लिक है राउट टेबल, उसमें इंटरनेट गेटवे, जो प्राइवेट है वो लोकल, देन इंटरनेट गेटवे। तो एग्जैक्ट हमने सेम ऐसा ही बनाया है ना। अगर
अब मान लीजिए कोई डिलीट कर भी देता है तो आप वापस से ऐसे ही बना दो, और वो डिलीट तभी होगा जब उसमें रिसोर्स होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ। The resource means subnet and VPC is a resource. नो, रिसोर्स मीन्स कोई आईपी, सॉरी कोई सर्वर, किसी भी तरह का, चाहे EC2 हो चाहे RDS हो, किसी भी तरह का सर्वर या सर्विस क्रिएट है उस बीपीसी से, बीपीसी में, तो वो बीपीसी डिलीट नहीं होगा। जैसे आपने देखा अभी मैंने एक सर्वर बनाया था यहाँ, इफ आई जस्ट गो विद डिलीशन, वो मना कर देगा, अनेबल टू डिलीट। क्यों? क्योंकि ये सर्वर रनिंग है इस आईडी के साथ में, है ना, ये निक कार्ड यूज है, राइट। अगर सेम चीज अगर मैं अभी यहाँ करना चाहूँ तो पहले तो क्या है कि वो डिलीट होगा नहीं, ठीक है, अनेबल टू डिलीट, क्योंकि कह रहे वो एक निक कार्ड यूज हो रहा है यहाँ, और निक कार्ड में ये नेट गेटवे यूज हो रहा है। नेट गेटवे हमने अभी नहीं बनाया था जो हमारे बीपीसी में, लेकिन इस वाले बीपीसी में नेट गेटवे भी बना है। अब बात आती है नेट गेटवे है क्या। तो देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है इंटरनेट गेटवे, एक होता है नेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे यूज किया जाता है पब्लिक सबनेट के, आई मीन पब्लिक राउट टेबल के साथ में, जिससे कि अगर हम सर्वर पे पब्लिक आईपी लगा दें तो ट्रैफिक मेरा इन और आउट हो सके, राइट। और प्राइवेट गेटवे, आई मीन नेट गेटवे यूज किया जाता है प्राइवेट राउट टेबल के साथ में, जिसका काम होता है इंटरनेट प्रोवाइड कराना। इसमें सिर्फ डेटा आउट होता है, इन नहीं होता है, और इंटरनेट गेटवे में डेटा इन और आउट दोनों होता है। तो इसीलिए आप डायरेक्ट पब्लिक से आते हैं एंड देन बाहर से भी अंदर आ सकते हैं, अंदर से भी बाहर जा सकते हैं, इन द सेंस नेट वगैरह चला सकते हैं अंदर जाके, और बाहर नेटवर्क से भी आप मेरे सर्वर, अपने सर्वर पे एंटर कर सकते हैं। लेकिन नेट गेटवे में आप बाहर से अंदर नहीं आ सकते, लेकिन अगर आप सर्वर पे हैं तो सर्वर से आप बाहर नेटवर्क चला, आई मीन इंटरनेट वगैरह यूज कर सकते हैं, किसी से कनेक्शन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। और अगर मुझे उस सर्वर जैसे जो अभी मैंने बनाया है अगर उसको डिलीट करना है तो मैं यहीं स्टैक से डिलीट कर दूंगा, सिंपल ऐसे। यहाँ से डिलीट करूंगा तो जो भी रिसोर्स मैंने बनाए थे वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये सर्विस है, ये हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है। सो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। कल के लिए हम एक प्रोजेक्ट करेंगे पहले, और उस प्रोजेक्ट को करने से हमें ये पता चलेगा कि कौन सी सर्विस हमने क्यों यूज की, किस लिए यूज की, क्या उसका मोटिव था करने का, और कैसे क्रिएट की। तो कल हम क्या करेंगे, बेसिकली एक एप्लीकेशन कोड और एक डेटाबेस कोड मेरे पास होगा। उस एप्लीकेशन कोड और डेटाबेस को मैं रिस्टोर करूंगा। मतलब ये होगा प्रोजेक्ट कि एक कस्टमर है जो GoDaddy पे रन कर रहा है, और वहां से हमें कोड और डेटाबेस का बैकअप लेना है एंड देन AWS पे उसे माइग्रेट करना है, बिल्कुल एंड टू एंड सोल्यूशन। तो उसको करने के लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट होंगी और वो हम कैसे करेंगे, है ना। तो हम कोशिश करेंगे कि छोटा सा ही प्रोजेक्ट लेंगे और कल कंप्लीट कर लेंगे, एंड देन फ्रॉम द नेक्स्ट क्लासेस फिर हम जो जो ये चीजें लिखी हुई है ना इस डॉक्यूमेंट में, फिर हम वो करेंगे। क्योंकि ये चीजें तब तक मैं नहीं बता सकता जब तक कि मैं आपको इन सर्विसेज की ओवरव्यू नहीं दे देता। जैसे आज हमने आपको बताया कि कैसे बीपीसी क्रिएट होगी, उसके अंदर पब्लिक एंड राउट प्राइवेट सबनेट बनाएंगे, कैसे इंटरनेट गेटवे बनाएंगे, नेट गेटवे अभी नहीं बताया मैंने आपको, बता दूंगा कल। फिर कैसे हम राउट टेबल बनाएंगे, कैसे सिक्योरिटी ग्रुप कॉन्फ़िगर करेंगे, कैसे NACL कॉन्फ़िगर करेंगे, कैसे बीपीसी पे DNS होस्ट इनेबल करेंगे, फिर बीपीसी सबनेट को आउटबाउंड और इनबाउंड के लिए कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ये सारी चीजें बताएंगे, और इसमें से भी अभी मैं इतनी बताऊंगा, और ये 3 चीजें बताऊंगा होपफुली 2 वीक के बाद में, जब आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इस तरह से, तो इसको हम 1 या 2 वीक के बाद में इसको स्टार्ट करेंगे, एटलीस्ट 2 वीक बाद। उससे पहले हम सिर्फ प्रोजेक्ट वगैरह करेंगे, सर्विसेज को सीखेंगे कि किस सर्विस का क्या रोल है, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, एंड देन फिर जब हम उस पर पढ़ाई करेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, मेक सेंस? Yes, sir. ओके, सो मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ और एंड करता हूँ, रिकॉर्डिंग अपने आप सेव हो जाएगी। ठीक है, सो एंड होते ही रिकॉर्डिंग अपने आप स्टॉप हो जाएगी।
ठीक है मैम। सो फिर हम कल सेम टाइम पे डिस्कस करते हैं। श्योर। ओके सर, ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। Hello?